जैविक खेती को हम जानने तो हम 2014 से ही जानते थे जैविक खेती को लेके, लेकिन जानते थे पर हमको भरोसा नहीं था अपने कि जैविक खेती होगा कैसे। और जब हम लोग AISD में CRP कर रहे थे तो ट्रेनिंग लिए थे हम लोग मटका खाद बनाने का और बीजामृत जीवामृत बनाने का। उसी से हम लोग शुरुआत किए थोड़ा थोड़ा करके, और उसने हम लोग समूह SAG में सामूहिक बनाते थे दवा, और सामूहिक बना के हम लोग उसको बिक्री नहीं करते थे, उसको अपने अपने सामूहिक बनाते थे ग्रुप में और सबका अभियान चलाते थे उसमें हम लोग। थोड़ा बताइए कैसे अभियान चलाते थे, जैसे कि दीदी आप मारिएगा इसको, तो दीदी लोग हाँ बोल के नहीं मारती थी दवा लोग। तो हम लोग जैसे SAG बैठक हम लोग बृहस्पतिवार को रखते हैं, उस दिन कहते थे कि किसका गेहूं है मटर है जो भी खेती रहता था उसमें हमको लोग को स्प्रे मशीन मिला था, तो उसी में हम लोग दीदी लोग को भैया लोग को खेत में डायरेक्ट दवा पकड़ के जाते थे और जा के मरवाते थे उसमें कि मारिए दवा। फिर ऐसा करते करते जब कुछ असर दिखाई दिया तो भैया लोग दीदी लोग खुद अपने से बनाते थे हम लोग, और बोलते थे कि नहीं इसमें अच्छा करता है फिर बनाइए, हम लोग खुद मांगने आता था। फिर बाद में 1-2 साल किए, फिर उसने हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए उसमें, फिर बीच में हम लोग उसको छोड़ दिए थे। लेकिन फिर हम 2019 में TRI संस्था से जब हम उसमें कृषि उद्यमी बने, तो फिर हम लोग उसी टाइम कृषि उद्यमी के समय से जैविक दवा का फिर ट्रेनिंग मिला। तो हमको पहले से ही जैविक का कुछ अनुभव था, तो हम फिर उसी में दोबारा ट्रेनिंग लिए और फिर हम उसी को जारी रखे कि उसको हम छोड़ नहीं दिए दवा को। जी, तो जैसे आज के दिनों में एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल बनाने के लिए जो रिजेनरेटिव फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर में हमारा काफ़ी ध्यान है, ताकि लोगों को किसान भी सुरक्षित रहें और किसान के उत्पाद जो खाने वाले लोग हैं वो भी सुरक्षित रहें। तो उसके लिए बहुत सारे जो नेचुरल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जो किसान इस्तेमाल करते हैं, ताकि उनको रासायनिक उत्पादों का इस्तेमाल ना करना पड़े। तो बहुत समय में किसान खुद से भी बना पाते हैं, लेकिन जब लार्ज स्केल में अगर इसको हम काम करें तो ज़रूरत पड़ती है कि लोकल एरिया में कैसे ये चीज़ें अवेलेबल हो सके और उतनी ही आसानी से अवेलेबल हो सके जितनी आसानी से रासायनिक उत्पाद उपलब्ध हो पाते हैं। तो उसके लिए जो बायो रिसोर्स सेंटर है, इसका एक कंसेप्चुअलाइजेशन है कि जिस एरिया में रिजेनरेटिव फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस किया जा रहा है, तो ये बायो रिसोर्स सेंटर को हम लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में इसको लिया है कि कैसे लोकल एंटरप्रेन्योर्स, गांव के जो यूथ हैं, महिलाएं हैं, लोकल एरिया में इसको बना सकें और अफोर्डेबल प्राइस पे फार्मर्स को सेल कर सके, ताकि लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो, लोकल एरिया में प्रोडक्शन हो और लोकल एरिया में ही उसका इस्तेमाल हो सके। तो बायो रिसोर्स सेंटर चलाने के लिए एक एंटरप्रेन्योर होता है जो बायो रिसोर्स सेंटर को इस्टेब्लिश करता है, और जो फार्मर नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करते हैं, नेचुरल फार्मर को प्रैक्टिस करते हैं, बायो रिसोर्स सेंटर से वो प्रोडक्ट्स जा कर के खरीद लाते हैं। और इसका एक कमर्शियल मॉडल है कि किसान का जो किसान को भी ये अफोर्डेबल होता है और जो एंटरप्रेन्योर को भी इसमें कुछ प्रॉफिट मिलता है, ताकि इस चीज़ को वो रेगुलरली प्रोड्यूस कर सके और लोकल एरिया में फार्मर के डोर स्टेप पर ये प्रोड्यूस उपलब्ध हो सके। ARC एंटरप्रेन्योर का सिलेक्शन जो होता है, गांव में महिलाओं का संगठन है CLF और VO के माध्यम से होता है। पहले ये ग्राम संगठन आपस में बैठ करके तय करता है कि हम लोग जो है अपने एग्रीकल्चर को बदलना चाहते हैं और बदलने के लिए हमें इस तरह के बायो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। तो इस तरह से करीब अगर जब 100 से 150 परिवार इस काम में जुड़ने को तैयार हो जाते हैं, तो उन्हीं के बीच से एक एंटरप्रेन्योर वो सिलेक्ट करते हैं कि हमारे बीच से ये युवती या ये युवक है, ये काम करना चाहता है। तो उनको फिर सिलेक्ट करते हैं, उनका थोड़ा एक ओरिएंटेशन देखा जाता है कि क्या वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, क्या वो एग्रीकल्चर में अपना भविष्य तलाश रहे हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट है। तो उस आधार पर उनका चयन होता है और उसका उनकी ट्रेनिंग होती है। और प्रशिक्षण जो है दोनों तरह का होता है, एक है कि उसका टेक्निकल ट्रेनिंग पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर में होता है, और दूसरा एक एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर में भी ये ट्रेनिंग होती है कि कैसे आप एक उद्यमी बन सकते हैं और बायो रिसोर्स सेंटर को अपने एक उद्यम की तरह चला सकते हैं। तो ये लोकल एरिया से ये चैंपियंस निकल करके आते हैं और उनका प्रशिक्षण भी उसी तरीके से किया जाता है। अभी हम नर्सरी भी करते हैं, जो हमको TRI तरफ से भी नर्सरी का हमको सेट भी मिला है, और हम सबसे पहले TRI को हम नर्सरी भी दिए थे, और उसी तरह भी हम मतलब डिमांड के आधार से हम नर्सरी भी करते हैं, नर्सरी भी बेचते हैं।
तो मेरा अभी सुविधा तो जैसे हम कुछ लोग आते हैं तो उसको घर से देते हैं, और जितना भी भैया लोग से पूरा हम लोग का ग्रुप है उसमें हम मैसेज करते हैं कि किसी को ज़रूरी है तो भेजिए मैसेज, चाहे तो बोलिए हमको, हम 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक हम उसे छोड़ देते हैं। बना के दवा बना के या नर्सरी करके, नर्सरी भी करते हैं, दवा भी बनाते हैं। तो जैसे आदमी 5,000 2,000 4,000 का बोलता है तो हम 5 किलो 7 किलोमीटर तक उनका छोड़ देते हैं। बाकी बात किसी को 2 लीटर हो गया, किसी को 5 लीटर हो गया, तो अपने से आके वो लोग ले जाते हैं। ये जो नेचुरल फार्मिंग है इसको हम लोग हमेशा किसान को केंद्र में रख करके सोचते हैं कि जब तक किसान का भला नहीं होगा कंज्यूमर का भला नहीं होगा। तो पहले कैसे ये किसान की आमदनी को बिना अफेक्टेड किए नेचुरल फार्मिंग को किया जा सके, इसलिए हमने इसके आगे में एक शब्द जोड़ा है, हाई इनकम नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग तो है लेकिन साथ में ये हाई इनकम के साथ एसोसिएटेड होना चाहिए। तो ये पूरा फार्मर सेंट्रिक है। और आपने सही कहा कि जैसे करके कोविड के बाद से लोगों का काफ़ी अवेयरनेस बढ़ा है कि अगर हमारा खान पान अच्छा रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, तो हम डिजीजेज से बेटर फाइट कर सकेंगे। तो इसका एक काफ़ी डिमांड हुआ है, और ये इवन ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग अप्रिसिएट करते हैं कि कोई चीज़ अगर विष मुक्त है, कोई चीज़ अगर रसायन मुक्त है तो वो पहले बिकती है, और उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्राइस देने को भी लोग तैयार हो रहे हैं। और उसके साथ में आजकल तकनीक इतनी अच्छी हो गई है कि बिना उत्पादकता को अफेक्ट किए, बिना प्रोडक्टिविटी में रिडक्शन हुए भी ये नेचुरल फार्मिंग किया जा सकता है। तो इसलिए हमने नेचुरल फार्मिंग के साथ में फ्रूट प्लांट्स को भी लेकर के आए हैं, ताकि लीन सीजन में जब किसान को गर्मियों के समय में खासकर जब प्रोडक्शन कम होता है तो इन फलों के माध्यम से भी किसान को आमदनी हो सके और ज़मीन का भी एक बेहतर हो सके, क्योंकि जो ट्रीज हैं वो पेरिनियल क्रॉप्स हैं, और लिविंग रूट्स अगर खेत में होते हैं तो सॉइल का इम्प्रूवमेंट होता है, सॉइल मॉइस्चर का इम्प्रूवमेंट होता है, सॉइल में जो जीवाणु है, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनका भी इम्प्रूवमेंट होता है। तो हाई इनकम रीजनरेटिव फार्मिंग में फ्रूट ट्रीज और एग्रीकल्चर दोनों को हम लोग साथ मिला करके काम करते हैं। आदमी जो नहीं समझ पा रहा है अभी जो जैविक को, वो अभी भी अपना रासायनिक पे जा रहा है, कहता है कि अरे दवाई क्या करेगा, कुछ नहीं, मतलब अपना जाता है वो 500 देता है उसमें, मतलब थोड़ा सा 10 ग्राम का ही रहता है लेकिन 500 दे के ले जाता है। और यहाँ 500 में हम देते हैं आपका मतलब लगभग हो जाता है 500 में 8 लीटर जैसा हो जाता है। 8 लीटर में उसका 1 एकड़ का पूरा फसल निकल जाएगा, लेकिन उसको नहीं ले जाके वो रासायनिक में चल जाता है। बहुत ऐसा किसान है जो समझ रहा है, वो ले जाता है। और अभी बाहर हम लोग को उतना बाहर मार्केटिंग करने का है दिक्कत, जैविक को अभी तक सब कोई अपनाया नहीं है, हाइब्रिड वाला को खरीदेगा। और उसको ज़्यादा 10 रुपये 5 रुपये ज़्यादा बोलिएगा तो बोलेगा कि नहीं तो उतना हम दे रहा है, तुम काहे इतना लीजिएगा, उससे अच्छा उसी को लेंगे। देना तो हम लोग को बराबर में पड़ रहा है, जो वो रासायनिक वाला जो रेट में दे रहा है उसी में हम लोग भी दे रहे हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो लेगा नहीं, इसलिए वही रेट में बेचते हैं अभी। तो समाज, सरकार और बाज़ार तीनों को एक साथ आना पड़ेगा। समाज को इस तरीके से साथ में आना पड़ेगा कि हम अपने प्रैक्टिस चेंज के लिए रेडी हों और इन उत्पादों को हम प्रायोरिटी में इस्तेमाल कर सकें। इस तरीके से समाज को साथ में आगे आना पड़ेगा, सरकार को आगे आना पड़ेगा, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको अच्छे तरीके से किसानों तक पहुंचाया जा सके, और किसान के जो इंसेंटिव है वो किसानों तक मिल सके, और जो किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उनको हम नेशनल लेवल पर कैसे प्रायोरिटाइज कर सकें, उनको सम्मानित कर सकें, उनका एक स्पेस क्रिएट हो सके, लोग आइडेंटिफाई कर पाए, पहचान पाएँ कि ये किसान या ये गांव जो है प्राकृतिक खेती करता है, तो लोग उसके प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे और उसको ज़्यादा उसको इंसेंटिव मिलेगा, ज़्यादा उसको सम्मान मिलेगा। बाज़ार को भी उस तरीके से अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि आज के दिनों में मार्केट में कोई अप्रिसिएशन नहीं होता। अगर बाज़ार में आप खरीदने जाएँ तो शायद ही कोई दुकान होगी जहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जहर मुक्त या रसायन मुक्त सामान मिलता है। तो बाज़ार भी अगर उसको आइडेंटिफाई करना शुरू करे कि नहीं, ये जो उत्पाद है ये हमारा रसायन मुक्त है और ये जो है नॉर्मल वाला उत्पाद है, तो बाज़ार को भी इस तरीके से उसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे यहाँ पर अनगढ़ा बोल के एक ब्लॉक है, वहाँ धुरलेटा एक गांव है, और अनगढ़ा मार्केट में उन लोगों के लिए एक अलग जगह है। उस गांव के लोग जो किसान प्राकृतिक खेती करते हैं बाज़ार में अलग जगह पर बैठते हैं, और सारे जो खरीदार भी पहले उसी एरिया में जाते हैं और सबसे पहले उनका सामान बिकता है।
दाम भले ज़्यादा न मिले लेकिन पहले उनका उत्पाद बिकता है, तो इससे उनको बड़ा एडवांटेज होता है और उन लोग अपने आप को थोड़ा सम्मानित भी फील करते हैं कि हमारा बाज़ार में सम्मान है।